Hello students, today we discussing the second part of introduction of mental illness. ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक की बात की थी. तो साइकेट्रिक में हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज़ द साइकेट्रिक, डेफिनेशन ऑफ साइकेट्रिक, मेंटल इलनेस क्या है, कन्फ्यूजन जो टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. फिर हमने बात की थी यूटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब उसका कॉजेज़ ऑफ मेंटल इलनेस, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं मेंटल इलनेस के. उसमें हमने तीन कांड पहले बताए थे. 3 फैक्टर्स इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस. प्री डिपोजिंग फैक्टर्स, जो पहले से जिसके अंदर प्री डिपोजिंग फैक्टर्स होंगे उनमें चांसेस ऑफ मेंटल इलनेस डेवलप होने के ज़्यादा होंगे जब वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर से गुजरेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिवोर्स हो जाता है, कोई एग्जाम में फेल हो जाता है, या उसको इकोनॉमिकली बहुत लॉस हो जाता है, डेट इज़ द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स. और प्री डिपोजिंग फैक्टर क्या है, जेनेटिकली मेकअप उसका ऐसा है, कहीं उसका सेंट्रल नर्वस सीएनएस में कोई पहले से कोई इंजरी हो चुकी है, या वो किसी ऐसे एडवर्स साइको सोशल इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट में रहता है, उस कंडीशन को प्री डिपोजिंग फैक्टर्स बोलेंगे. ठीक है. फिर हमने बात प्री प्यूटेटिंग फैक्टर्स. प्री प्यूटेटिंग फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जो कि उस मेंटल इलनेस को बढ़ाते हैं, सीवियर करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्हांस करते हैं. ठीक है. इसके बाद हमने देखा था यूटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे मेंटल इलनेस की. बेसिकली 4 टाइप के थे. एक बायोलॉजिकल फैक्टर था, दूसरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर था, फोर्थ इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड लास्ट में इज़ द सोशल फैक्टर्स. तो कल हमने बात की थी बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, डिफरेंट चीज़ें दिखा रही थी. आज हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की. जब फिजियोलॉजिकल चेंज क्या क्या हों उस कंडीशन में मेंटल इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. It has been observed that mental disorders are more commonly to occur at certain critical period of the life. कुछ ऐसे पीरियड ऑफ लाइफ होते हैं, कुछ समय ऐसा होता है लाइफ का कि उस टाइम मेंटल डिसऑर्डर होने के या मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस जो होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, या ह्यूमन का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. जैसे प्यूबर्टी. कोई प्यूबर्टी मतलब क्या है कि अगर फीमेल या मेल्स दोनों ही चिल्ड्रन में अगर प्यूबर्टी जैसे जैसे एज होती है वैसे जैसे आप देखेंगे उनके सडन बिहेवियर में चेंजिंग हो रहा है, और उस टाइम कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाएं, मैं वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आएँ, तो वो क्या है मेंटल इलनेस को एक पर लेकर समझ जाते हैं. मैच्योरेशन भी एक ऐसा पीरियड है जिसमें बिहेवियर चेंज हो जाता है. प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरिंग, परप्यूरियम मतलब आफ्टर डिलीवरी और प्रेगनेंसी, और क्लाइमेट्रिक, ये सभी फैक्टर्स क्रिटिकल पीरियड्स हैं. इस पीरियड्स में क्या होता है, ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, और इस टाइम अगर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आएँ, मतलब इकोनॉमिकल लॉस हो गया, डिवोर्स हो जाए, स्ट्रेस पड़ जाए, तो चांसेस ऑफ मेंटल इलनेस की बढ़ जाती. तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी में चेंजिंग हो रहे हैं, वो चेंज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल इलनेस के लिए. मैच्योरेशन साइकिल किसी स्टार्ट हुई है किसी गर्ल्स की, तो उसमें भी क्या होता है फिजियोलॉजिकल चेंजिंग की वजह से कभी कभी मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है. प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी फिर वो है तो वैसे फिजियोलॉजिकल चेंज, लेकिन उसके मेंटल कंडीशन को भी अफेक्ट करते हैं. सेम डिलीवरी और उसके बाद में प्रीपियम मतलब क्या आफ्टर डिलीवरी, और क्लाइमेट्रिक. दिस पीरियड आर मार्क्ड नॉट ओनली द फिजियोलॉजिकल एंडोक्राइन चेंजिंग्स. ये जो पीरियड हमने ऊपर बताए हैं इसमें केवल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग नहीं होते, मतलब सबसे बड़ी फिजियोलॉजिकल जो चेंज होते हैं वो किस भी होते हैं, हार्मोन के चेंज में होते हैं. कि प्यूबर्टी में हार्मोन चेंज हो रहे हैं, मैच्योरेशन साइकिल जब स्टार्ट हुई तब भी चेंज हो रहे हैं, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में हार्मोन का और बैलेंस होता है, डिलीवरी के बाद और हो जाता है, डिलीवरी की ड्यूरेशन में और होता है. तो ये जो दीज पीरियड आर मार्क्ड नॉट ओनली बाय द फिजियोलॉजिकल चेंजिंग, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजिंग के साथ साथ बट आल्सो मे बाय द साइकोलॉजिकल इशू डैट डिमिनिश द अडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है. मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजिंग होने के साथ साथ इसमें साइकोलॉजिकल इशू भी क्रिएट होते हैं जो डिमिनिश करते हैं, डिमिनिश द कैपेसिटी, अडेप्ट कैपेसिटी फॉर द इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति के उस एडेप्टिव कैपेसिटी मतलब उससे मेंटल स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी को भी वो कम करते हैं. और जब मेंटल स्ट्रेस का कैपेसिटी झेलने की कम हो जाएगी तो चांसेस ऑफ मेंटल इलनेस बढ़ जाते हैं. जो ऊपर जितने फिजियोलॉजिकल चेंजिंग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, एंडोक्राइन हार्मोन की वजह से. अब ये हार्मोन की वजह से क्या होगा, उसके साइकोलॉजिकल भी उसकी जो कैपेसिटी है स्ट्रेस झेलने की वो कम हो जाएगी, जो बाद में रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं मेंटल इलनेस के लिए. ठीक है. Hence the individual become more susceptible to the mental illness during this period. इस वजह से क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल्स इन सब
इन सब फिजियोलॉजिकल चेंजिंग से गुजर रहे हैं। प्यूबर्टी हो गया, मैच्योरेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गया, परप्यूरियम हो गया, तो ये सब इस सिचुएशन से, इस पीरियड से गुजर रहे हैं, तो उनमें चांसेस ऑफ मेंटल इलनेस बढ़ जाते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजिंग इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है मेंटल इलनेस के लिए, ठीक है। मतलब इटियोलॉजी का पार्ट है, पहले हमने बायोलॉजिकल की बात की थी, दूसरा क्या हो गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल इलनेस के लिए, कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस के लिए। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप्स आर मोर प्रोन टू डेवलप सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर unsocial, reserve are vulnerable to schizophrenia when they face adverse situations and psychosocial stress, ठीक है। ये देखा गया है कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मतलब कुछ जो इस तरह के पीपल जो नॉर्मल पीपल से अलग हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें चांसेस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कोई पर्सन है वो अनसोशल है, सोशल मतलब क्या है, लोगों से कम मिलता है, कम बैठता है, लोगों से मिलना अवॉइड करता है, एक रूम में बंद रहता है, ठीक है। रिज़र्व है, लोगों से कम बातें करता है, एक रिज़र्व इसकी क्वांटिटी है, उसके आगे वो जाता नहीं है, अनसोशल और रिज़र्व है। तो आर वेनरेबल मतलब उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे उधर सिजोफ्रेनिया, वो सिजोफ्रेनिया को डेवलप होने के चांसेस बढ़े आते हैं। कब? जब वो फेस करता है एडवर्स सिचुएशंस, जैसे जो एडवर्स सिचुएशन मतलब जो हमारे सोसाइटी में जो एडवर्स सिचुएशन आती है, जैसे कि एग्जाम में फेल हो गया, जो मैं कौन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, डिवोर्स हो गया, या फिर कोई इकोनॉमिकल लॉस हो गया, या किसी खेल में हार गया, या फिर कोई वर्क का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इट इज़ द एडवर्स सिचुएशंस। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है कि अगर कोई 2 या 4 या 5 या लोग को देख रहे हैं, आपके वर्क को देख रहे हैं, तो कभी भी लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, वो भी स्ट्रेस पड़ रहा होता है। कोई आपको कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। आपका बॉस आपको बार बार कह रहा है कि आपका वर्क प्रॉपर नहीं हो रहा है, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकली ऐसे डेवलप हो गया कि मैं इस काम को कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर पड़ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं रियलिटी में। तो क्या है ये सब, क्या है ये सिचुएशन, जब वो लोग जो वो अनसोशल जो लोग हैं या रिजर्वर लोग हैं, जब इस सिचुएशन को जब फेस करते हैं, तो उनमें सिजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिजोफ्रेनिया एक तरह का पागलपन है, साइकोसिस बीमारी होती है, जिसमें रियलिटी को पहचान नहीं पाते हैं, रात है दिन है, भूख लग रही है नहीं लग रही है, वो कुछ अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, अपने आप मस्त रहते हैं, दूसरे लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की सिजोफ्रेनिया कंडीशंस होती है, साइकोसिस प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंटों को हो सकती है जो अनसोशल हैं, रिजर्व हैं, और जब वो इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं, एडवर्स सिचुएशन को फेस करते हैं, और साथ में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को फेस करते हैं, तो उनके चांसेस ऑफ सिजोफ्रेनिया के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर लाइक ए स्टैंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एट होम, प्लेस ऑफ वर्क, स्कूल, कॉलेज, ब्रीमेंट्स, लॉस ऑफ प्रेस्टाइज, लॉस ऑफ जॉब etc। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका आपके जो संबंध हैं उनमें कोई तनाव हो जाना, घर के संबंधों में तनाव होना, घर में जो रिलेशंस लोग हैं, भाई हैं बहन है या वाइफ है, उनके रिलेशन में ज़्यादा स्ट्रेन रहना, बहुत ज़्यादा तनाव रहना, तो उसके कारण भी क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये, जो कि मेंटल इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने जहाँ वर्क कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में, वहाँ भी आपका स्ट्रेन और रिलेशन जो है आपका, वो तनाव है, वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, या फिर आपका कोई लॉस ऑफ प्रेस्टाइज या लॉस ऑफ जॉब, आपकी जॉब लॉस हो गई है। ये जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं या इंड्यूस करते हैं मेंटल इलनेस के लिए। साथ में हम बात करें चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज ड्यू टू द पेरेंट्स विद ए पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी, फॉल्टी एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं एबनॉर्मल पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, डिप्राइवेशन ऑफ चाइल्ड एसेंशियल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स etc। मतलब क्या है कि वो चाइल्ड की इनसिक्योरिटी के कारण, चाइल्ड के प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, अगर पेरेंट्स के अंदर कोई पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी है, कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है,
जिसकी वजह से वो चाइल्ड का पूरी तरह से इनसिक्योरिटी, चाइल्ड को इनसिक्योरिटी, चाइल्ड के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जैसे कि फॉल्टी एटीट्यूड टू द पेरेंट्स, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहा है किसी चिल्ड्रन को, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहा है, या बहुत ज़्यादा लीनियंसी दे रहे हैं। दोनों कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे चिल्ड्रन को तो वो भी आपका मेंटल इलनेस की तरफ जाएगा। बहुत ज़्यादा लीनियंसी देंगे तो उस कंडीशन में भी मेंटल इलनेस के लिए तरफ जाता है। एबनॉर्मल पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, अगर चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, एबनॉर्मल है, बच्चा पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है, पेरेंट्स बच्चे से बात नहीं कर रहा है, ये दोनों के साथ बैठना नहीं चाह रहे हैं, इस तरह की रिलेशनशिप जब एबनॉर्मल होती है तो भी क्या होता है कि दोनों ही पर्सन्स गोज टू द मेंटल इलनेस की तरफ चले जाते हैं। ओवर प्रोटेक्शंस, बहुत ज़्यादा क्या तो या मतलब एबनॉर्मल पेशेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चिंता करना किसी बच्चे की, बहुत ज़्यादा उससे रिजेक्शन या बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या फिर अनहेल्दी कंपेरिजन, यानी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंटिन्यू कंपेयर करना, देख वो ऐसा कर रहा है, वो यहाँ पहुँच गया, वो वहाँ पहुँच गया, वो इतने नंबर लाता है, उसकी जॉब इतनी अच्छी लगी, तेरे कुछ नहीं लगी है। तो बार बार इस तरह कंपेयर का आप अपने बेटे, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से दूसरे बच्चे रोज़ कंपेरिजन करेगा तो उसके भी मेंटल इलनेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जो अपने बच्चे से बार बार कंपेयर करेंगे, उसने ऐसा कर लिया, उसका नीट सिलेक्शन हो गया, वो MBBS कर रहा है, वो इतनी अर्निंग कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसने इतने नंबर लेके आया, तुम इतने नंबर नहीं लेके आए हो, डैट अनहेल्दी कंपेरिजन्स। अब अनहेल्दी कंपेरिजन होगा तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर जनरेट होंगे उस बच्चे के अंदर, और वो बाद में मेंटल इलनेस की तरफ चला जाता है। उसके अंदर डिप्रेशन भी आ सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, ये सब तरह के चीज़ें पहुंच सकती हैं। साथ में डिप्राइवेशंस ऑफ चाइल्ड इसेंशियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। इसके अलावा क्या हो कि मतलब क्या है, जो उसकी ज़रूरत है वो इसेंशियल साइकोलॉजिकल ज़रूरत है, वो किसी बच्चे की पूरी नहीं हो रही हैं, या सोशल नीड्स पूरी नहीं हो रही, वो खेल नहीं पा रहा है, वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहा है, दैट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो बाद में मेंटल इलनेस की तरफ ले जाते हैं। तो ये अभी मैंने बताया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, इससे पहले हमने बात की थी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, और इससे पहले हमने बात की थी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब लास्ट से जो रह गया आपका सोशल फैक्टर्स, इसके अलावा कुछ और रह गए, वो भी देख लेते हैं। सोशल एंड रीसोशलाइजेशन डिप्राइवेशन, सोशल एंड क्रिएशनल डिप्राइवेशंस, यानी वो डिप्राइवेशन मतलब वंचित होना, डिप्राइवेशंस रिजल्टिंग इन बोर्डम, आइसोलेशन और एलिमिनेशंस। यानी कि अगर आप सोशल और कोई मतलब कह सकते हैं कि मूवी देखना या कोई मनोरंजन से आपको जो मनोरंजन होना चाहिए लाइफ में, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, उससे आपका अभाव हो रहा है, कोई उसे नहीं मतलब एंजॉय कर पा रहा है, साथ में सोशली भी काफ़ी दूर है, तो वो बोर हो जाएगा अपनी लाइफ से, आइसोलेट कर लेगा अपने आप को सबसे, और एलिमिनेशन हो जाएगा। मतलब तो वो सभी फैक्टर क्या होते हैं, मेंटल इलनेस की तरफ ले जाते हैं। इसलिए आदमी को क्या सोशल होना चाहिए आपस में। सोशल मतलब क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन ऑफ कोरोना में देखा गया कि बहुत ज़्यादा सोशल मेंटल डिसऑर्डर नज़र आ रहे हैं। क्यों नज़र आ रहे हैं, मेंटली लोग और ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, क्यों, उनका सोशल जो इन्वायरमेंट था पूरा अफेक्टेड हो गया, कि सोशली वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, घर में कैद हैं, तो क्या हुआ, मेंटली वो इलनेस हो गए। साथ में क्या हुआ, क्रिएशनल डिप्राइवेशन, मतलब क्या है, कोई जो मनोरंजन, जो मूवी जा रहे हैं, मूवी सिनेमा जा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मार्केट घूम रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, ये सब भी वो उनका रुक गया। तो जो उनका टाइम पास के लिए जो मनोरंजन हो रहा था या फिर एंटरटेनमेंट हो रहा था, वो भी रुक गया, जिसके कारण वो बोर होने लगे, घर में आइसोलेट थे, और वो बाद में मेंटल इलनेस की चलेगा। तो डेट्स आर आल्सो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस। नेक्स्ट की बात करते हैं मैरिज प्रॉब्लम, लाइक ये फोर्स बैचलरहुड, मैरिज के लिए फोर्स करना, हैज़ डिसहार्मनी ड्यू टू द फिजिकल, इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी, चाइल्डलेसनेस एंड टू मैनी चिल्ड्रंस। कभी कभी क्या होता है कि अपने आप को डिसहार्मनी मतलब अपना जो सम्मान होता है वो कम हो जाता है, अपना असम्मान मतलब सम्मान नहीं मिलने के कारण भी क्या होता है, लोग मेंटल इलनेस की तरफ जाते हैं। जैसे कि उसका फिजिकल
इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल इनकम्पेटिबिलिटी के कारण। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के कारण भी कभी कभी इमोशनल, सोशल इनकम्पेटिबिलिटी, एजुकेशनल में कुछ लॉस हो गया, फाइनेंशियल इनकम्पेटिबिलिटी है, किसी भी बच्चे नहीं हैं, किसी भी ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस कारण क्या होता है वो अपने आप को समझते हैं कि मैं इस मेरा इतना रिस्पेक्टेड, मेरा इतना सोशली या कम्युनिटी में मेरा इतना रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रेस में ले लेते हैं कि बाद में वो क्या होते हैं, मेंटल इलनेस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। इसीलिए सेक्सुअल डिफ़िकल्टी अराइज आउट ऑफ इम्प्रॉपर सेक्स एजुकेशंस, अनहेल्दी एटीट्यूड टूवर्ड्स द सेक्सुअल फंक्शंस, गिल्टी फीलिंग अबाउट मैस्टरबेशंस, प्री एंड एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशंस, वरी अबाउट द सेक्सुअल प्रीवर्जन्स। तो सेक्सुअल डिफ़िकल्टी या इम्प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की वजह से भी क्या हो, प्रॉपर सेक्स लाइफ लो हस्बैंड या वाइफ की नहीं चल पा रही होती है, जो कि बाद में क्या होते हैं कि जो एजुकेशन प्रॉपर है नहीं, सेक्स एजुकेशन तो डिफ़िकल्टी सेक्स में हो रही है, तो वो भी एक तरह मेंटल इलनेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्या होता है वो गलत उनकी सिचुएशन बनने लगती है अपने माइंड में। अनहेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड द सेक्सुअल फंक्शंस दैट आल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस, गिल्टी फीलिंग, मॉस्टरबेशन की बहुत से लोग जो आजकल यंग जनरेशन है मॉस्टरबेशन बहुत करते हैं, तो मॉस्टरबेशन जब ज़्यादा करेंगे तो उनको गिल्टी फीलिंग होती है, और ज़्यादा गिल्टी फीलिंग होने की वजह से वो भी एक मेंटल इलनेस की तरफ चले जाते हैं। प्री और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशनशिप, अगर किसी की शादी हो गई है तो उसके शादी से पहले जो रिलेशन थे, शादी के बाद जो रिलेशन है, तो दोनों की वजह से जो चिंताएं बनती हैं अबाउट द, तो वो भी क्या है एक तरह से मेंटल इलनेस की तरफ ले जाते हैं। ये सब क्या है साइकोलॉजिकली है, क्योंकि ये सब कोई ये जो सिचुएशन बन रही है उनके साइकोलॉजिकली ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है जो बाद में जनरेट कर रहे हैं कि मेंटल इलनेस की तरफ ले जा रहे हैं। लास्ट जो बचता है स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशंस, सेशनल वेरिएशंस आर सम टाइम नोटेड टू अकरेंस इन द मेंटल इलनेस। ज़्यादा स्ट्रेस को ले रहा है, किसी को फ्रस्ट्रेशन है कि मैं आगे बढ़ नहीं पाया, दूसरा आगे बढ़ गया, या मैंने इतनी मेहनत की तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, दूसरे के पास ज़्यादा पैसा है। इस तरह के वेरिएशंस जो होते हैं वो भी दिखे गए हैं कि मेंटल इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। लास्ट इज़ द सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स पॉवर्टी के कारण गरीबी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस, इनसिक्योरिटी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस। जो गरीबी है, बेरोजगारी है, और जो सोशल किसी की जस्टिस नहीं हुआ है, किसी को प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, अपने आप को अनसिक्योर समझ रहा है, तो वो भी क्या पर्सन क्या साइकोलॉजिकली इफेक्टेड हो जाता है, बाद में वो मेंटल इलनेस की तरफ चला जाता है। किसी का माइग्रेट किया है, माइग्रेशंस की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन इज़ द, आप देख रहे हैं गाँव के लोग क्या हैं, हेल्दी हैं, मेंटली रूप से स्ट्रेस कम है, खुश हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन में आते हैं, शहरों में आते हैं, लोगों के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है, वर्क का स्ट्रेस ज़्यादा है, लोगों से मिलना जुलना कम है, सोशली इतना है नहीं, तो वो लोग क्या हैं एक तरह से अर्बनाइजेशन इज जितना भी अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, डेट इज आल्सो गोज टू द मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस भी एक अर्बनाइजेशन है, क्योंकि जो हम लोग गांव में रहते, रूरलाइजेशन था, रूरल जब गांव में रहते थे, या रूरल गांव मतलब ग्रामीण इलाके में, तो उसमें क्या है कि लोग सोशली बहुत होते हैं, सोशली आपस में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। आप हमारा पड़ोसी होगा वो भी हमारा फैमिली के जैसा लगता है, और लेकिन अर्बनाइजेशन में देखा गया है कि हमारा पड़ोसी होता है, उससे बोलचाल ही नहीं होती है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये सोशल, मैंने बताया सोशल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मेंटल इलनेस की तरफ ले जाता है। तो इसलिए अर्बनाइजेशन इज आल्सो द फैक्टर फॉर द सोशल फैक्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल इलनेस। ग्लैम्बलिंग, कोई बहुत ज़्यादा ग्लैम्बलर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जुआरी है, बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। अल्कोहलिज्म, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है। किसी का घर टूट गया हो, डिवोर्स हो गया हो, विग बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली हो, रीजनल भी हो सकते, ट्रेडिशनल, ये सभी कॉज हो सकते हैं, जो फैक्टर्स हैं जो कि आपको, जो कि इस तरह के फैक्टर्स को ज़्यादा लेके डील करता है आप, तो बाद में मेंटल इलनेस की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो मैंने बताया आपको, पहले आपका था बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिर दूसरा बताया फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण, तीसरा बताया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेंटल इलनेस के लिए, और लास्ट वन इज़ द सोशल फैक्टर्स। अब बात करते हैं मिसकंसेप्शन अबाउट द मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के बारे में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है। पहले मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा ये देखी जाती है कि मेंटल इलनेस इज कॉज बाय द सुपर नेचुरल पावर एंड इज रिजल्ट ऑफ
curse or apparition of evil spirits because of past sins or missed needs of previous life। ये कहा जाता है कि मेंटल इलनेस एक तरह क्या है, सुपर नेचुरल कॉज बाई, ये जो मेंटल इलनेस हो रही है वो एक सुपर नेचुरल पावर के कारण हो रही है। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कोई दुष्ट आत्मा है वो उसके अंदर घुस गई है जिसके कारण उसको मेंटल इलनेस हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कह दिया जाता है कि उसने पिछले जो कर्म किए हैं, पिछले गंदे कर्म जो गलत काम थे या उसके बुरे कर्म थे उसके कारण, या फिर उसके जो प्रीवियस लाइफ में जो गलत काम बुरे कर्म थे उसके कारण इसका ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये रहता है, मेंटली इल पीपल सो बेजर्स बिहेवियर। जो मेंटली पीपल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डरावने हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। लेकिन जो एक्सेबिट है अनलेस बेजर्स लाइक ट्विस्टिंग ऑफ हैंड, जो कहते हैं कि उनके पैर पीछे मुड़े जाते हैं या उसके हाथ पैर पीछे मुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होता है। ये एक मेंटल पीपल के लिए बेजर बिहेवियर, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मेंटली पीपल आर डेंजरियस, मेंटली पीपल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लोग उनके पास जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें देखा गया है कि, एक मिनट रुक जाओ बेटा।